लेकिन बात उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये खबर तो तय है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन रणनीति तैयार होनी शुरू हो चुकी है और इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। आज यूपी में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ना केशव प्रसाद मौर्य थे, ना भूपेंद्र चौधरी थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी नई टीम बना ली है। योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में वो सभी 10 सीटें हैं जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। तस्वीर जो आई है वो इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और इस बैठक में लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर उन मंत्रियों ने हिस्सा लिया जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी सौंपी है। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई और बैठक में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने सीटवार प्रभारियों से मुलाकात की, यानी कि पहले जिस सीट के मंत्रियों का प्रभार जिन्हें सौंपा गया था उनसे मुलाकात की। जैसे अब करहल सीट की बात कर लें तो करहल सीट की जिम्मेदारी जयवीर सिंह और उपेंद्र उपाध्याय को दी गई है, अजीत पाल सिंह को सौंपी गई है। तो पहले इन 3 नेताओं से मुलाकात हुई, यानी सीटवार प्रभारी मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई। प्रभारी मंत्रियों से हर सीट का हाल जाना, हर सीट पर जातिगत समीकरण क्या बैठ रहे हैं इस पर चर्चा हुई, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी है जहां पर जाट जाटव बहुलता में है, कहीं पर मुस्लिम बहुलता में है। फिर विपक्ष की संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी बातचीत हुई, इस पर भी चर्चा हुई। जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाएं या नहीं, मंथन इस स्तर पर भी हुआ है। मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ ने पहले सीटवार मंत्रियों से मुलाकात की, फिर एक एक सीट का आकलन किया और फिर सभी 10 सीटों के प्रभारी मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई। उपचुनाव जीतने की रणनीति बनी और फिर सभी प्रभारी मंत्रियों को चुनाव जीतने का टास्क दिया गया है। और जैसे कि हमारे संवाददाता लगातार ये जानकारी दे रहे हैं, 10 सीटें हैं, 10 में से टारगेट कम से कम 7 सीटों को हासिल करने का है। हालांकि 5 सीटें वो है जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। अब ये कैसे होगा, इसी के लिए तो ये सारा मंथन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग के दौरान प्रभारी मंत्रियों की बात भी सुनी और इस दौरान प्रभारी मंत्रियों ने भी योगी आदित्यनाथ को विनिंग फॉर्मूला बताया। प्रभारी मंत्रियों ने सीएम योगी को एक साथ 2 बातें कही है। वो 2 बातें क्या है, आइए वो भी आपके सामने रखती हूँ। पहली बात तो ये है कि विधानसभा उपचुनाव में किसी भी सिफारिश वाले व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए, यानी कि उस व्यक्ति को क्योंकि उसकी कोई पैरवी बड़ा व्यक्ति कर रहा है इसलिए उसको टिकट दे दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो कैंडिडेट जिताऊ होगा उसी कैंडिडेट को तवज्जो दी जाएगी। ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी का ही चयन हो। ये 2 फीडबैक जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया। कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और ठीक वैसा ही उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी में देखने को मिल रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन अब 10 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने आज जिन मंत्रियों के साथ बैठक की उसमें उन्होंने जीत का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए प्रभारी मंत्रियों को क्या करना होगा। वो मंत्र क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया कि हफ्ते में 2 दिन उन्हें उसी विधानसभा क्षेत्र में रात्रि विश्राम करना होगा। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी बूथ को मजबूत करने के लिए निकलते हैं तो आपको वहां पर रहकर इसे करना होगा। लोगों से अपना संपर्क लगातार स्थापित रखना होगा, कार्यकर्ताओं से संवाद करना होगा। ऐसा उन्होंने चुनाव तक करने के लिए निर्देश दे दिया है। साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्रियों से यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं से लगातार आप बात करें, उनकी समस्याओं को समझें, उनकी पीड़ाओं को समझें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा फोकस बूथ मजबूत करने पर होगा और ऐसी ही परिस्थिति में चुनाव जीता जा सकता है। एक बड़ी बात जो यहाँ नीचे हम लगातार आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं, मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने तक की चर्चा हुई है। अब ये होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और इसका फायदा भी मिलेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमने लगातार राजधर्म में ही आपको ये आंकड़े भी बताए हैं कि एक बड़ी संख्या में एक बड़ा चंक जो है वो सीधे सीधे एक मुश्त इंडिया ब्लॉक को वोट कर चुका है, सपा को वोट कर चुका है। इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के बाद भी बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रश्न चिन्ह है। खैर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक बुलाई थी उसमें उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी शामिल थे। दयाशंकर सिंह को 2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कटेरी और फूलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
10 सीटों पर उपचुनाव है और बीजेपी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी डेट्स का ऐलान नहीं हुआ है। मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन प्रभारी मंत्रियों की मीटिंग ली। दयाशंकर सिंह जी हैं परिवहन मंत्री, ये भी इस मीटिंग में शामिल थे। ये जो मीटिंग है इसमें क्या किस तरह से कहा गया कि इन सीटों को जीतना है, इसके लिए क्या बात बताएं? नहीं, केवल ये चुनाव के लिए ही नहीं मीटिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों को बुलाए थे, तो उसमें और भी मैंने विभागीय चर्चाएं और सब चीज़ थी। चुनाव की भी एक चर्चा उसमें था। तो चुनाव में 10 जो उपचुनाव होने वाले जो है वहाँ पर सभी मंत्रियों को कहीं 2 मंत्री कहीं 4 मंत्री ऐसे लगाए हुए हैं। मैंने कि वहाँ के विशेष जा कर के देखें वहाँ की क्या आवश्यकता है या और क्षेत्र में कैसे हो सकता है। अभी तो चुनाव में टाइम है, लेकिन मैंने वहाँ पर हम लोग देखना है। तो जैसे आप लोग इलाके से होके भी आए हैं, अपनी रिपोर्ट आपने दी होगी, तो क्या बताया ज़्यादातर मंत्रियों ने कि अगर जीत हासिल करना है तो क्या करना होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उस तरह के नतीजे नहीं आए जैसा बीजेपी उम्मीद कर रही है। देखिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग हैं। और लोकसभा में जो एक तरफ भ्रम फैलाया गया आरक्षण का और संविधान का, तो ये उसके बाद खटाखट लाखों रुपया पहुंचेगा, इतना होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये सच्चाई सामने है, जनता के सामने, इसलिए विधानसभा हम लोग जीतेंगे और 10 को 10 जीतेंगे। तो क्या जैसे ये कहा गया कि मंत्री रात्रि विश्राम करें वहाँ पे 2 दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ के जाके परिस्थितियों को देखना है और मैंने हम लोग को चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है वहाँ पर करना है। से इधर हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी में कुछ गुटबाजी सामने आ रही, बहुत तरह के बयान आ रहे हैं, नाराजगी सामने आ रही है कि शिव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन पहले है, सरकार बाद में है। तो इससे क्या लग रहा है, इससे कुछ नुकसान आप देख रहे हैं पार्टी का? नहीं, इसमें कोई बुराई क्या है। संगठन के ही लोग सरकार में हैं और सरकार के लोग संगठन में जाते हैं। भाजपा में तो यही होता रहा है। अभी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय नड्डा जी, वो मंत्री हो गए। और पहले भी आप देखिए कि बहुत सारे मंत्री हैं जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, और जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं वही मंत्री बनते हैं, जो मंत्री होते हैं वही जाकर के पदाधिकारी बन जाते हैं। तो दोनों में कोई विशेष नहीं है। जो सरकार में है वो संगठन में है, जो संगठन में है वो सरकार में। दोनों मिलकर के, जिस तरह से रेल की पटरी है और रेल की पटरियों के दोनों का महत्व है। ट्रेन तभी तेजी से दौड़ती है कि जब दोनों का सहयोग होता है। तो सरकार का भी उतना ही सहयोग है, संगठन का, दोनों एक साथ काम करें। लेकिन ये जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसका कोई नुकसान दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। सभी कार्यकर्ता जानते हैं सब चीज़ों को, और सब कार्यकर्ता, हम लोगों में यहाँ लोकतंत्र है, हम लोग के आंतरिक लोकतंत्र है, दूसरे दलों में नहीं है। दूसरे दलों में मान लीजिए कि भाई एक नेता स्थापित है, उसके परिवार के ही लोग आने वाले दिनों में नेता बनेंगे, तो इसलिए वहाँ पर कोई इस तरह का विवाद नहीं है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति नेता है। एक सामान्य कार्यकर्ता अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देखता है, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है। तो और दलों से हमारे दलों की तुलना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 10 सीटों के लिए अलग अलग प्रभारी मंत्री और प्रभारी बनाए हैं। प्रभारी मंत्री में कैबिनेट मंत्री को रखा गया है और प्रभारी में राज्य मंत्री को रखा गया है। मीरापुर सीट के लिए अनिल कुमार को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो वहीं सुमेंद्र तोमर और केपी मलिक को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। कुंदर की सीट के लिए धर्मपाल सिंह को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो वहीं जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। ये नाम आपके सामने है। इसके अलावा गाजियाबाद को जिताने की जिम्मेदारी सुनील शर्मा पर है, उन्हें सौंपी गई है, जबकि ब्रिजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल को प्रभारी यहां का बनाया गया है। इसी तरह खैर एक सुरक्षित सीट है, इसके लिए लक्ष्मी नारायण चौधरी को प्रभारी मंत्री और संदीप सिंह को प्रभारी बनाया गया है। करहल सीट के लिए जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, साथ ही अजीतपाल सिंह को प्रभारी बनाया गया है। सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को सौंपी गई है। फूलपुर सीट की बात कर ले, जिसकी जिम्मेदारी राकेश सचान और दयाशंकर सिंह के पास है। इसी तरह मिल्कीपुर की जिम्मेदारी प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को सौंपी गई है। कचहरी की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और साथ ही दयाशंकर सिंह, जिन्हें आप अभी अभी सुन रहे थे, उन्हें ये जिम्मेदारी
सौंपी गई है। सीएम योगी ने 10 सीटों के लिए कुल 16 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। इस दौरान मंत्रियों के कास्ट फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया है। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वहां के जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। अब मीरापुर सीट की बात कर लें, जहां पर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को प्रभारी बनाया गया है। अनिल कुमार जो कि दलित समाज से आते हैं, इस सीट पर 2 राज्य मंत्री भी प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें फुमेंद्र तोमर जो कि राजपूत समाज से आते हैं और केपी मलिक जो कि जाट समाज से आते हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह कुंदरकी सीट की बात कर लें, धर्मपाल सिंह जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रभारी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। जाति से लोध समाज से आते हैं और इस सीट पर 3 राज्य मंत्रियों को भी प्रभारी बनाया गया है। जरा इसको यहीं पर रोक दें। कुंदरकी से धर्मपाल सिंह लोधी समाज से आते हैं, उन्हें प्रभारी कैबिनेट मंत्री, और राजपूत समाज से आने वाले जेपीएस राठौर, माली समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जसवंत सैनी और गुलाब देवी जो कि दलित समाज से आती हैं, उन्हें प्रभारी राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। गाजियाबाद सुनील शर्मा ब्राह्मण चेहरे हैं, इन्हें प्रभारी कैबिनेट मंत्री, ब्रिजेश सिंह राजपूत समाज से और कपिल देव अग्रवाल वैश्य समाज से प्रभारी राज्य मंत्री के तौर पर इन्हें इस सीट पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का कहना यह है कि संगठन ही राज्य में सरकार बनाता है, संगठन से बड़ी है सरकार। राजभर ने कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की छवि बहुत बदली है। अरुण जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि मौजूदा जो स्थिति चल रही है, कई सारे लोग उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। केशव मौर्य ने बड़ा बयान दिया कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है, आप लोग का क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, उन्होंने तो यह बात जो कहा है, सरकार की भूमिका अपनी होती है और संगठन की भूमिका अपनी होती है। संगठन ही सरकार बनाता है, तो संगठन अगर सरकार बनाता है तो संगठन ही सबसे बड़ा है। और संगठन में हर एक कार्यकर्ता तन मन धन पूरी ताकत लगा करके सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। और जब सरकार बन जाता है तो जनता की समस्याओं के निदान करने के लिए काम शुरू हो जाता है। पहले 2017 से पहले जो छवि थी उत्तर प्रदेश की और 2017 के बाद से जो छवि है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क दिख रहा है। जो संगठन वाली बात हुई, जिसको कहने की इस समय जरूरत पड़ी, लोग टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। काफी दिनों से केशव जी बोले नहीं थे, और जब बोला उन्होंने तो इस तरीके की बात बोली, उसको उन्होंने आज ट्वीट भी किया। आप हंस भी रहे हैं इस बात को सुनने के दौरान, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी इस बात को मानती है कि संगठन अगर मजबूत रहेगा तो सरकार बनाने में बहुत मजबूती भूमिका मिलेगी। और हमारी भी पार्टी लगातार पूरे 75 जिलों में सदस्यता अभियान बड़े पैमाने पर चला रही। पूर्व में हम 2024 लोकसभा चुनाव में अगर हम पराजित हुए हैं तो किस वजह से पराजित हुए हैं, इसकी भी समीक्षा हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार कर रहे हैं। जो वोट, जो मतदाता हमसे दूर गया है, इन विपक्षियों के भ्रम की वजह से, छल के वजह से या झूठ प्रचार करने की वजह से उनको हम सत्य चीजों को बता करके अपने साथ पाले में खड़ा कर रहे हैं। ये बड़ा पैमाना है कि उत्तर प्रदेश में ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री क्यों बदले जाएंगे या तमाम डिप्टी सीएम है ये मुख्यमंत्री, ये सिर्फ विरोधियों के द्वारा प्रचार की जा रही है। और मुझे लगता है कि ये सत्ता पाने के लिए प्रचार किए जा रहे हैं। फिर राजभर जी भी दिल्ली जाते हैं, आप लोग भी साथ रहते हैं, अमित शाह जी के साथ मुलाकात होती है, जेपी नड्डा जी के साथ मुलाकात होती है, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होती है। ये सवाल कहाँ से आ जाता है कि मुख्यमंत्री को बदलने की बात कही जा रही है? ये सब चर्चा कहाँ से शुरू हो जाती है आखिर? देखिए, एक बार आपको याद होगा, ये विपक्षियों ने एक बार चर्चा किया था कि सदन में 200 विधायक धरने में बैठे, विरोध किया और मुख्यमंत्री बदले जाएं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाए जाते, भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे ऐसा लगता है। आपके हिसाब से ठीक चल रहा है कि नहीं? आप तो सहयोगी हैं सबसे खास। उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसे विरोधी दल के विचारधारा के अधिकारी कर्मचारी हैं जो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे। उनके अंदर सरकार प्रयास कर रही है कि वो लोग भी सुधरें और जनता की सुनवाई करें और जनता की समस्या का निदान करें। और हमारी प्राथमिकता है। अधिकारी आप लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे अधिकारी, हमने कुछ ऐसे अधिकारी कहा है, हमने संपूर्ण अधिकारी की बात नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो तहसील स्तर के हैं, ब्लॉक स्तर के हैं और थाने स्तर के हैं। ये गरीबों की फरियाद सुनने की बजाय इनको थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 5 सीटें वो हैं जिन पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, जबकि 3 पर बीजेपी और 1 पर निषाद पार्टी के साथ ही 1 सीट आरएलडी के खाते में गई थी।
आरएलडी उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से है करहल, जो कि खुद अखिलेश यादव यहां से जीते थे। उनके कन्नौज से जीत जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है। मिल्कीपुर की बात कर ले, जहां से अवधेश पासी चुनाव जीते थे, अब वो फैजाबाद से सांसद हो गए हैं। कटेरी, कुंदरकी और सीसामऊ, ये 3 सीटें। और इसके अलावा अब बात कर ले बीजेपी की 3 सीटों की, जिसमें एक खैर है, एक गाजियाबाद है और एक फूलपुर है। खैर, गाजियाबाद और फूलपुर, इन 3 सीटों पर बीजेपी ने विजय पताका लहराई थी। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास बजवा सीट और आरएलडी मीरापुर सीट जीती थी। आरएलडी उस वक्त जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ एनडीए ब्लॉक का हिस्सा हो गए हैं। विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से फूलपुर और गाजियाबाद सीट पर बीजेपी को जीत दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनके अलावा जो 8 सीटें बाकी रहती हैं उस पर योगी आदित्यनाथ को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। इनमें है करहल की सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। यहां पर यादव और शाह के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। डिसाइडिंग फैक्टर इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। मिल्कीपुर, जहां से अवधेश पासी ने ये सीट छोड़ी, यहां पर भी 80,000 यादव वोटर्स हैं। यहां पर इनकी बहुलता एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। कटेहरी सीट, जो कि सुरक्षित सीट कही जाती है, 68,000 से ज्यादा दलित वोटर्स यहां पर हैं। और जिस तरीके का लोकसभा चुनावों का नतीजा आया, ये नतीजा बता रहा है कि ओबीसी वोट, दलित वोट भी काफी हद तक बीजेपी से छिटका है। अब हम परंपरागत रूप से जिन वोट बैंक की बात कर रहे हैं, अब मुस्लिम बहुल सीट कुंदरकी की बात कर लें। मुस्लिम बहुल सीट है, जाहिर है एक बड़ा चंक जो है वोट का, वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाता हुआ फिलहाल दिखाई देता है।